पार्ट में हम पिछले पार्ट के आगे से देखेंगे, इसलिए अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसे पहले देख लीजिए। अब कुछ ही देर में वहाँ पिंक प्रिंस की एंट्री होती है। ये वही लड़का था जिसका हमने और सभी मिशन पर आने वाले डिसेबल्स ने देखा था। ये इविल इंसेक्ट का ही मेंबर है और इसके बारे में ज्यादा किसी को भी नॉलेज नहीं है। बस इतना ही पता था कि इसका वेपन भी एक ब्लड रिफाइंड वेपन है और ये जो सूट पहने हैं ये भी किसी खास तरह का है। उसका काम हम बाद में देखेंगे। तो पिंक प्रिंस वहाँ उस लड़के की भी बॉडी लेते आ रहा था जो लड़का वहाँ से भाग गया था। जाहिर सी बात है पिंक प्रिंस ने ही उसे मारा होगा। अब वो वहाँ आकर एक मैजिक का यूज करता है और वहाँ पर 10 फ्लाइंग बीस्ट को समन कर देता है। वैसे फैंग हांग के द्वारा पढ़ी हुई बुक को देखें तो उसके मुताबिक ये बीस्ट बहुत पावरफुल है, साथ ही एक बीस्ट को हराना भी बहुत मुश्किल है। पर अब यहाँ 10 बीस्ट एक साथ हैं। अब कोई भी डिसाइपल उन्हें हराने के काबिल नहीं था, इसलिए वो सिर्फ उन लुटेरों को खत्म करना ही सही समझते हैं। तो अब मास्टर सेन को पिंक प्रिंस से फाइट करनी थी, इसलिए सीनियर मो उनसे कहती है कि आप उससे फाइट कीजिए, हम बीस्ट को देख लेंगे। तो अब सीनियर मो और उनके कुछ साथी जिन सभी के पास ब्लड रिफाइनिंग स्वॉर्ड है उनके साथ मिलकर एक फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करती हैं। वैसे ये फॉर्मेशन बन तो गई थी पर एक लड़के के पास उसकी खुद की तलवार ना होने के कारण वहाँ दिक्कत सी आ रही थी। दरअसल ये वही था जिसकी तलवार फैंग हांग पर अटैक करते वक्त ड्रैगन पेंटिंग में चली गई थी, लेकिन अब फिर भी अच्छी प्रैक्टिस के कारण वो अपना बेस्ट दे पा रहा था। पर बहुत देर तक ये किसी को नहीं पता था। अब पहले वो एक बैरियर बनाते हैं, उसके बाद उससे वो एक बड़ी सी स्वॉर्ड बना लेते हैं। अब इस एनर्जी से बनी तलवार से वो कई बीस्ट को खत्म कर देते हैं। इस दौरान वो लड़का सीनियर मो को 2-3 बात बताता है, लेकिन सीनियर मो उससे कुछ और देर का टाइम मांगती है। अब और बीस्ट पर अटैक करते पर अब सभी बीस्ट मिलकर अजीब सा गोला बना लेते हैं। इसके बाद स्वॉर्ड फॉर्मेशन से वो बीस्ट आपस में टकराते हैं और इसी के साथ अब वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन नीचे आने लगती है। अब फिर हम देखते हैं कि वो डिसाइपल और सीनियर मो सेफली नीचे आ गए हैं। तो अब सीनियर मो किसी खास तरह के रिफाइनिंग वेपन का यूज करती है जिससे उसके पास एक बड़ी सी रस्सी आ जाती है और मामूली सी बात है कि वो रस्सी मामूली नहीं थी। इससे वो आराम से सभी बीस्ट को पकड़ लेती है और ये देखकर पिंक प्रिंस वहाँ आता है, लेकिन वो भी ये देखकर थोड़ा शॉक सा था। इसके बाद जब उसकी और मास्टर सेन की फाइट स्टार्ट होती है तो वो सब डिसाइपल अपनी अपनी तलवार मास्टर सेन को यूज करने देते हैं। वैसे बिना परमिशन के मास्टर सेन भी उन्हें यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि सभी की सभी ब्लड कनेक्टेड हैं। अब 5 और स्वॉर्ड की वजह से जैसे मास्टर सेन के 5 क्लोन बन गए हों, उसी तरह मास्टर सेन हर एक स्वॉर्ड को अलग अलग कंट्रोल कर रहे थे और इसी के साथ आखिर में वो पिंक प्रिंस के पेट में तलवार मार ही देते हैं क्योंकि सिर्फ वही ही सूट नहीं था, वरना कहीं और मारने का तो कोई फायदा नहीं होता। पर अब सबको लग रहा था कि वो मर गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो ठीक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें सच में लग रहा था कि मैं इतना कमजोर होऊंगा, और वैसे भी वो लोग तुम्हें इतने के लिए थोड़ी ना इमोर्टल एलिक्सर दे देंगे। अब वो वहाँ खड़े हर एक लुटेरे की सोल कलेक्ट कर कर उन्हें एक साथ रिलीज करता है। उसकी वजह से सभी लोगों की बॉडी उस डार्क सोल के कारण आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सभी वहीं गिर जाते हैं। अब सीनियर मो ने एक बैरियर बना लिया था जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। अब हम देखते हैं कि सीनियर हुआ भी सीधे उसी तरफ आ रहे थे क्योंकि उन्हें भी इस चीज का थोड़ा सा आभास हो गया था। दूसरी तरफ हमारा हीरो फैंग हांग भी ठीक था और अब उसे लगता है कि उसके बॉडी में गोल्डन एलेक्सर है, तो उसके वजह से उसका ब्लड बाकी सबसे यूनिक हो गया है। अब वो सीआईओ के पास जाने लगता है उसे भी अपने ब्लड की ड्रॉप देने। तभी हम देखते हैं कि जिंग सुई भी उसी तरफ आ रही थी। साथ ही प्लान के मुताबिक वो इविल सेक्ट का आदमी उन पर अटैक करता है और फिर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब इस तरह हम देखते हैं कि मास्टर सेन ने एक बैरियर बनाकर खुद को बचा लिया था, पर अब उसकी स्वॉर्ड उससे दूर थी और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इस कारण से उन्हें वो चाहिए थी, तभी वो कुछ आगे कर सकते थे। पर जब वो उस बैरियर में से निकलते हैं इतने में ही पिंक प्रिंस उस तलवार को दूर फेंक देता है। अब वो एक बार और कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत में हमें पता चलता है कि वो तो वहाँ से भागना चाहते थे। अब ये देखकर पिंक प्रिंस बहुत हंसता है, साथ अब वो रुक सकता था क्योंकि अब उसे कोई खतरा नहीं था। पर अब इस लड़ाई में उसे भी बहुत चोट आई थी और तो और उसके मुंह से खून निकल रहा था। अब सीनियर मो भी कोशिश करके देखती है, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाती, बल्कि अब वो फॉर्मेशन भी नहीं बना पाती। और फिर पिंक प्रिंस उसे उड़ाता है और उसकी सोल ऑब्जर्व कर लेता है। इसी बीच फैंग हांग को ये सही मौका लगता है, इसलिए वो बिना सोचे अटैक कर देता है। साथ ही अब ना जाने कैसे उसकी स्वॉर्ड उस स्वॉर्ड में चेंज हो गई थी जो ड्रैगन पेंटिंग ने ऑब्जर्व कर लिया था। पर अब सूट की वजह से पिंक प्रिंस को वो तलवार लगती ही नहीं, बल्कि अब पिंक प्रिंस फैंग हांग पर अटैक स्टार्ट कर देता है। वैसे तो फैंग हांग बहुत देर तक उसे संभालता है,
पर अब पिंक प्रिंस का बेल्ट एक्सपीरियंस फेंग हांग से बहुत ज्यादा है। साथ ही वो बहुत टाइम से स्वॉर्ड को कंट्रोल करना जानता है। तो अब वो फेंग हांग की तरफ तब अपनी तलवार भेजता है जब फेंग हांग के हाथ में खुद की तलवार नहीं थी। अब इस कारण खुद की तलवार को भूलकर फेंग हांग अपने हाथ से पिंक प्रिंस की तलवार को रोका हुआ था। पर तभी उसे आइडिया आता है कि वो इस तलवार को भी ड्रैगन पेंटिंग तक लेकर जाए, पर अब ये भी बहुत मुश्किल था। लेकिन तभी हम सीआईओ को देखते हैं कि सीआईओ भी होश में आ चुकी थी, क्योंकि फेंग हांग ने उसे पहले ही अपने ब्लड की एक बूंद दे चुका था। तो अब होश में होते हुए वो फेंग हांग को ना बचाए, ऐसा हो सकता है क्या? वो तुरंत ही पिंक प्रिंस पर अटैक कर देती है, लेकिन इस बार भी वो सूट उसे बचा लेता है। तो पिंक प्रिंस सीआईओ की तरफ आगे बढ़ता है, पर तभी फेंग हांग उस तलवार को ड्रैगन पेंटिंग में भेज देता है। और जैसे ही ये पिंक प्रिंस को पता चलता है और वो पीछे मुड़ता है, उतने में ही फेंग हांग अपनी ड्रैगन पेंटिंग से वो डार्क फ्यूम रिलीज कर उसे खत्म कर देता है। लेकिन जब सीआईओ फेंग हांग को संभालती है तो वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हम पहुंच जाते हैं डार्क पेंटिंग के अंदर, जहां फेंग हांग अपने सामने एक ड्रैगन को देखता है। वो ड्रैगन किसी से लड़ रहा था। अब तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मास्टर सेन भी अब सीआईओ से मिल चुके थे और उन्हें हेल्प के लिए ले उसी जगह पर जाने लगे थे। यहाँ पर फेंग हांग देखता है कि वो ड्रैगन एक ह्यूमन फॉर्म में आ गया है। अब होश में आकर वो ड्रैगन फेंग हांग को बताता है कि वो फेंग हांग के बारे में हर एक बात जानता है, कि उसने कैसे कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग किया था। वो बताता है कि उसकी एक विश है कि वो इस पूरी दुनिया को बुराई से आजाद करना चाहता है, लेकिन अभी वो बहुत वीक है और पूरी पावर के लिए उसे अभी बस 3649 इस तरह के वेपन चाहिए। इस तरह से उसका मतलब था पिंक प्रिंस की स्वॉर्ड। अब फेंग हांग तो बहुत शौक हो जाता है और वो ड्रैगन कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ टेक्निक सिखाऊंगा जिससे तुम उन्हें आसानी से कलेक्ट कर पाओगे। अब इसके बाद फेंग हांग को होश आता है और ये देख सीआईओ बहुत खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि फेंग हांग बाकी जो लोग डार्क सोल से बेहोश हुए थे उन्हें होश में लाने को कहता है। तो सबसे पहले वो जिंग को होश में लाता है, लेकिन यहाँ पर जिंग का अलग ही रूप देखने मिलता है। वो सच में बहुत ही लालची लड़का था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, वो बस अपना फायदा देखता है। वो सबके वेपन्स उठाने लगता है और तो और पिंक प्रिंस के सूट को भी लेने लगता है। पर फिर हद तो तब हो जाती है जब उसे समझ आता है कि पिंक प्रिंस को फेंग हांग ने मारा है, तो जरूर फेंग हांग के पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो ये कर पाया। तो अब वो ये भी मांगने लगता है, लेकिन तभी सीआईओ अपनी तलवार जिंग के आर पार कर देती है। अब ये फेंग हांग को गलत लगता है, पर सीआईओ उसे समझाती है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। साथ ही वो कहती है कि तुम्हें फ्यूचर में कई बार इनसे लड़ना पड़ सकता है, जिसमें तुम कुछ गलत बोल तक न सकते हो, पर जो गलत है वो गलत है और हमने सही ही किया। अब इसके बाद फेंग हांग अपनी बॉडी से ड्रैगन को निकालता है और वो ड्रैगन वहाँ मौजूद हर एक काम की चीज अपने साथ लेकर फेंग हांग के पास आकर उस ड्रैगन पेंटिंग में चला जाता है। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मास्टर सेन किसी न किसी को हेल्प के लिए लेकर आएंगे। अब उनके जाने के कुछ ही देर बाद वहाँ पर मास्टर सेन सीनियर हुआ के साथ आ गए थे। अब सीनियर हुआ वहाँ जिसके बचने की उम्मीद थी उसे उठा लेती हैं, साथ ही वो उन्हें आइस से कवर कर देती हैं, जिससे कोई भी प्रॉब्लम और ना फैले। अब मास्टर सेन कहते हैं कि फेंग हांग यहाँ नहीं है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन सीनियर हुआ और उसके साथ वो दो साथी जो उसके केयर टेकर या पता नहीं क्या थे, वो भी मास्टर सेन को मना कर देते हैं। अब दूसरी तरफ लौटते हुए रास्ते में फेंग हांग और सीआईओ को जिंग सुई दिखती है। वो सिविल सेक्ट वाले से हारते हुए दिख रही थी, इसलिए फेंग हांग उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है और फिर सीआईओ के मना करने पर भी वो आगे चला जाता है। अब वहाँ वो लग जाता है एक के बाद एक अटैक करने में, पर वो इविल सेक्ट का आदमी उन दोनों पर भारी पड़ रहा था और ये लड़ाई इसी तरह बहुत देर तक चलती रहती है। साथ ही फिर सीआईओ भी फेंग हांग की हेल्प करने को वहाँ आ गई थी, पर अभी भी वो उसे नहीं हरा पा रहे थे। अब और बहुत टाइम फाइट चलने के बाद वो आदमी और जिंग सुई दोनों ही अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करते हैं, लेकिन इसमें भी जिंग सुई ही हार रही होती है और ये देख फेंग हांग उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, पर सीआईओ उसे रोकती है, मगर वो नहीं रुकता और कहकर जाता है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब वही कुछ दूर से जिन सिताई की उधर ही नजर थी, साथ ही वो अटैक करने का भी प्लान बनाया हुआ था। तो फेंग हांग को आगे बढ़ते देख ड्रैगन उससे कहता है कि आगे मत बढ़ो, हम उसे नहीं हरा पाएंगे, हमारा मैजिक अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अब वो इंसान जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, जिसने उससे पहली बार इंसानों की तरह बात की, साथ ही उसे नौकर ना समझा और उसी की वजह से आज फेंग हांग की एक सच्ची दोस्त बन पाई है। तो अब ऐसे फरिश्ते को मदद चाहिए हो तो फेंग हांग कैसे पीछे हट सकता था। तो अब
सामने आकर वो पूरी ताकत से अटैक करता है, पर कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो अब जिंग सुई अचानक ही अपने न्यू स्टेज पर पहुंच जाती है। वो वहाँ एक ड्रैगन समन कर लेती है, मगर अभी भी फेंग हांग सामने था और उस आदमी के अटैक को रोकने की कोशिश में लगा था। लेकिन इस बार भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ सीआईओ आ जाती है। वो तुरंत उसे सामने से हटाकर पूरा अटैक खुद ही झेल लेती है। पर अटैक खत्म होने के बाद नीचे गिरने से पहले ही जिंग सुई सीआईओ को बचा लेती है और फिर उस आदमी पर एक साथ 2 ड्रैगन से अटैक कराती है। अब वो आदमी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका था, साथ ही वो समझ चुका था कि जिंग सुई ने अपना लेवल अपग्रेड किया है, तो अब वो जिंग सुई से जीतने की उम्मीद भी नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब फेंग हांग और सीआईओ दोनों ही वापस जा रहे थे, पर अचानक सीआईओ के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो अपनी पूरी एनर्जी खो देती है। ये साफ था कि ये सब उस अटैक की वजह है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो सीआईओ जवाब देती है कि तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। अब फेंग हांग जिन सुई से पूछता है कि क्या आप इसे बचा सकती हो, पर जिंग सुई भी कुछ नहीं कर सकती थी। ये जानकर फेंग हांग उसी जगह पर रोने लगता है। उसे अंदर ही अंदर इतना दर्द हो रहा था जितना कि आज तक जिंदगी भर कभी नहीं हुआ। लेकिन सीआईओ उससे कहती है कि तुम अब रो मत, तुम मुझे हमेशा अच्छे दोस्त मानते थे, पर मैं तुम्हें प्यार करती थी। लेकिन मुझे पता है कि तुम किसी और से प्यार करते हो, पर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। मुझे तो बस इसकी चिंता है कि अब मैं तुम्हें और प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। और इतना कहकर सीआईओ की सांसें रुक जाती हैं और फेंग हांग रोने लगता है और उसके और सीआईओ के पास के सीन याद करने लगता है। अब यहाँ मेरा मन कर रहा था कि छोड़ो अब और एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि सच में मैं इसे देखते वक्त बिल्कुल इससे कनेक्ट हो गया था और अचानक ये सीन आ गया। लेकिन इसके बाद की स्टोरी भी इम्पोर्टेंट है। तो अब फेंग हांग जानता था कि वो अब कुछ नहीं कर सकता है, फिर भी वो डिसाइड करता है कि अभी नहीं तो मरने के बाद ही उससे मिलकर ही रहेगा। साथ ही हम देखते हैं कि सीआईओ की तलवार में एक लाइट सी दिख रही थी और इसी बीच ड्रैगन पेंटिंग में भी कुछ दिखता है, पर अब हमें अभी तो नहीं पता कि वो क्या था। तो अब जिंग सुई वहां आकर उसे समझाती है और कहती है कि अब से वो उसके साथ ट्रेनिंग करेगी और इसके बाद उसे कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, शायद हम उसे भी ढूंढ लें जिसकी वजह से ये हुआ है। तो अब दूसरे ड्रैगन पर सीआईओ की बॉडी लेकर फेंग हांग वहां से जाने लगता है। तो अब ये पार्ट और ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि ये एक्सप्लेनेशन और ये स्टोरी दोनों आपको कैसी लगी। और अगर आप इस टाइप की और भी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत